ओके, तो टॉपिक क्या है आज का? क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एंड यूथेनेशिया, है ना? यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट यूथेनेशिया, है ना? यूथेनेशिया के बारे में आपने तो आगे पढ़ेंगे हम यूथेनेशिया के बारे में। सबसे पहले देखते हैं क्यों क्यों ये न्यूज में है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एंड यूथेनेशिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया गया है, ये एक याचिका दाखिल की गई है जिसके तहत ये बोला गया है कि एक व्यक्ति जो कि 2014 से ही क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से जूझ रहा है, उसे यूरोप जाने से रोका जाए ताकि वो फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया ले सके, मतलब ना कर सके। देखिए, फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया का मतलब है एक्टिव यूथेनेशिया। अभी मैं बताऊंगा यूथेनेशिया कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो यहाँ पे एक्टिव यूथेनेशिया की बात हो रही है, एक्टिव यूथेनेशिया, है ना? फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया का मतलब है एक्टिव यूथेनेशिया की बात हो रही है, यानी जो फिजिशियन होंगे वो ऐसे कुछ करेंगे जिससे उसका लाइफ खत्म हो जाए, है ना? या तो कोई इंजेक्शन देंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसका लाइफ खत्म हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है ना? भारत में एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है, इसीलिए एक पिटीशन डाला गया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो व्यक्ति जो 2014 से क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से जूझ रहा है, वो अपने लाइफ को खत्म करना चाहता है और वो यूरोप जाकर फिजिशियन के हेल्प से वो ऐसा करना चाहता है ना? तो उसको रोका जाए, इसके लिए एक याचिका दाखिल की गई है। अभी इस पे सुनवाई नहीं हुई है, अभी इस पे कोई जजमेंट नहीं आया है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में क्या प्रोविजन है यूथेनेशिया से रिलेटेड, है ना? वो हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम क्या है? एक ऐसी बीमारी जिसका अभी तक कोई उस तरह से कोई इलाज नहीं है ना? और इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी की एबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है ना? न सोचने की शक्ति रहती है, न चलने की शक्ति रहती है, इवन की छोटा से छोटा काम भी हम जो डेली लाइफ का रोजमर्रा की जिंदगी का जो छोटा सा काम होता है वो भी हम नहीं कर पाते हैं, है ना? सिग्निफिकेंटली लोअर्ड एबिलिटी टू डू एक्टिविटीज, है ना? किसी भी तरह का एक्टिविटी, इवन की टूथ ब्रश करने की ताकत हम में नहीं रहती है ना? तो छोटी से छोटी एक्टिविटी हम नहीं कर पाते, हमारे पास वो एनर्जी नहीं होती जिससे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सके, है ना? इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, यानी हमारी सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, ये सारी चीजें चली जाती है ना? इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है जिससे हमें कोई भी बीमारी आसानी से हो सकता है। एंड द बॉडीज प्रोटेक्शन ऑफ एनर्जी, यानी हमारा शरीर, देखिए हम कोई अगर काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी हमारे अंदर स्टोर रहता है, जमा रहता है ना? प्रोटेक्ट करता है वो एनर्जी, हमारा बॉडी एनर्जी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है ना? फिर हम किसी काम को करने जाते हैं तो वहां पे हम उस एनर्जी को यूज करते हैं, जैसे अभी सोए हुए हैं या बैठे हुए हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, सेव हो रही है ना? लेकिन जब क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है ना, जब ये बीमारी होती है तो हमारे बॉडीज का जो एबिलिटी है एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का, प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन का भी और प्रोटेक्ट करने का भी, दोनों की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, यानी हमारे एनर्जी में, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होता, और प्रोड्यूस होता भी है तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, है ना? तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अभी तक इसका ना कोई टेस्ट है ना? जो उसके सिम्टम्स के आधार पे हम पता करते हैं कि इस तरह का सिम्टम है, सिंड्रोम हुआ है, और ना ही इसका कोई इलाज है ना? तो एक व्यक्ति जो 2014 से अपनी इस बीमारी से जूझ रहा था, उसने अपने लाइफ को खत्म करने का निर्णय लिया, है ना? बाई फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया, और इंडिया में चूंकि फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया अलाउ नहीं है ना? तो वो लंदन जाना चाहता है, यूरोप जाना चाहता था ट्रेवल करने के लिए, और ताकि वहां पे इस तरह का एक्टिविटी कर सके। लेकिन इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है टू स्टॉप अ पर्सन, है ना? उस पर्सन को रोकने के लिए। अभी इस पे कोई अभी जजमेंट नहीं आया है, जजमेंट आएगा उसके बाद क्लियर होगा। ये आपके पेपर 4 एथिक्स का भी पार्ट होगा, है ना? एक केस स्टडी के रूप में, क्योंकि यूथेनेशिया से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं पहले भी,
एथिक्स पेपर 4 में, है ना, और जीएस का भी पार्ट बन सकता है यूथेनेशिया, है ना, जीएस पेपर 2। ओके, तो यूथेनेशिया के बारे में समझते हैं। यूथेनेशिया का मतलब है बाय एंडिंग वंस लाइफ, किसी के लाइफ को खत्म करना, है ना, पेनफुल लाइफ। यूथेनेशिया मतलब अपने पेनफुल लाइफ को खत्म करना, है ना, उसको कहते हैं यूथेनेशिया। यूथेनेशिया इज द प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को, रोगी को कोई ऐसा खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और उसके दर्द के कारण वो लाइफ को जी भी नहीं पा रहा है ना, तो उसके कंसेंट से, मतलब अगर वो चाहेगा कि अपने लाइफ को खत्म करना, तो उसको खत्म करने की जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है यूथेनेशिया, है ना। बट इंडिया में क्या प्रोविजन है यूथेनेशिया से रिलेटेड, उसको देखेंगे। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस था, उसमें एक जजमेंट दिया था। उसमें कहा था कि किसी भी तरह से जो सुसाइड है, असिस्टेड सुसाइड हो या फिर यूथेनेशिया, यानी एक्टिव यूथेनेशिया हो या पैसिव यूथेनेशिया हो, दोनों ही तरह के यूथेनेशिया को इंडिया में मतलब इंडिया में बैन है, इंडिया में ये अलाउ नहीं है, ये अनलॉफुल है। या तो असिस्टेड सुसाइड हो, यानी कोई आपको मदद कर रहा है आपके सुसाइड करने में, या फिर यूथेनेशिया हो, यानी आपके लाइफ को छीना जा रहा है ना, आपके लाइफ को खत्म किया जा रहा है, चाहे एक्टिव तरीके से या फिर पैसिव तरीके से। देखिए एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है। एक्टिव यूथेनेशिया में, पहले पैसिव समझ लीजिए, पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है, आपको डेलिबरेटली किल नहीं किया जाएगा, आपका जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा लिया जाता है। जैसे आप अगर वेंटिलेटर पे हैं तो आपका वेंटिलेटर हटा लिया जाएगा, या फिर जो फूड पाइप है जिसके थ्रू आपको भोजन जा रहा है उसको हटा लिया जाता है ना। और उससे क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति फूड की कमी के कारण या ऑक्सीजन की कमी के कारण धीरे धीरे वो मर जाता है, डाई कर जाता है ना, उसको कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। यानी हमने किसी को किल नहीं किया, हमने क्या किया, उसके लाइफ सपोर्ट को हटा लिया, है ना। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट डेलिबरेटली आपको किल किया जाता है ना, कोई ऐसा पॉइजन देके या फिर किसी तरह से इंजेक्शन करके, है ना। तो इंडिया में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही तरह के यूथेनेशिया को अनलॉफुल बताया था, है ना, इलीगल बताया था, और साथ ही साथ असिस्टेड सुसाइड को भी इलीगल बताया था। बट हाँ, इसके पहले एक जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 309 है, जो सुसाइड को एक इलीगल क्राइम बताता है और उसके लिए सजा निर्धारित करता है, उस सेक्शन को ही नल एंड वॉइड कर दिया था, है ना, उस सेक्शन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। तो पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 309, जिसमें सुसाइड को एक इलीगल एक्टिविटी बताया गया है, उसको ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। और इस जजमेंट को 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया, यानी अपने ही जजमेंट को चेंज कर देना, अपने ही जजमेंट को फिर से बदल देना। और इस जजमेंट को बदलकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, सेक्शन 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, क्योंकि राइट टू डाई आपका अधिकार नहीं है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू डाई इज नॉट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, है ना। तो राइट टू डाई यानी सुसाइड करना क्या है, इलीगल है, और इसको रोकने वाला जो सेक्शन 309 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, है ना। तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूथेनेशिया से रिलेटेड। इसमें किसी भी तरह के यूथेनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल बताया था। उसके बाद 2011 में एक बहुत ही फेमस केस है, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा इसको। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शाहबाग 2011 में अरुणा शाहबाग केस में वर्सेस ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूथेनेशिया कुड बी गिवन नॉट इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, यानी कोई ऐसा चीज है जो आपको ऐसा पेन है जो असहनीय है, तो उस केस में यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया, एक्टिव भी नहीं, पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है ना। यानी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउड किया था, है ना, अलाउ किया था, जो कि 1994 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के यूथेनेशिया को अनलॉफुल बताया था। लेकिन 2011 केस में, अरुणा शाहबाग के केस में
सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, ऐसा कोई पेन है जो कि असहनीय है, उस केस में पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है इंडिया में। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है लाइफ सपोर्ट को हटा देना, यानी कोई अगर वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर को हटा देना, या फिर फूड पाइप से अगर उसको खाना दिया जा रहा है तो फूड पाइप को हटाना, मतलब किसी तरह से उसके लाइफ सपोर्ट को हटा देना, ताकि वो व्यक्ति धीरे धीरे डाई हो जाए, है ना, अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द एपेक्स कोड। लेकिन ये जो पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया था, उसमें ये बोला गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में किया जाएगा, है ना, ऐसे नहीं कोई व्यक्ति कहीं पे भी किया कर सकता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी को फंडामेंटल राइट बताया, है ना, राइट टू डाई विद डिग्निटी को फंडामेंटल राइट बताया, और इसे राइट टू लाइफ का पार्ट माना, है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो है हमारा आर्टिकल 21, उसी का पार्ट माना राइट टू डाई विद डिग्निटी, है ना। तो इस तरह से इसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। 2011 में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया था, लेकिन 2018 में राइट टू डाई विथ डिग्निटी को हमारा फंडामेंटल राइट बताया गया, और साथ ही साथ पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया, है ना। तो अभी करेंट सिचुएशन क्या है कि पैसिव यूथनेशिया हमारे यहाँ अलाउ है इंडिया में। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी पैसिव यूथनेशिया है, और वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, है ना, डिग्निटी के साथ, है ना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट यूथनेशिया, ठीक है। हेलो।